क्योंकि प्रीवियस ईयर से अक्सर आप देखोगे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सेशन जरूर आप लोग देखना और इसे शेयर भी करना। और देखो ये जो सेशन में आप देखिएगा कि ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपको बिहार पुलिस में अभी तक जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूं। यानी बिहार पुलिस में जो अभी तक संविधान से संबंधित यानी पॉलिटिकल साइंस आप बोल सकते हो या पॉलिटी बोल सकते हो, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका सेट में करा रहा हूं, ठीक। और यहां से आप लोग जानते हो अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे टेकल किया जाएगा। साथ में इसमें 10th और 12th दोनों लेवल का प्रश्न सेटल किया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको 14 मई को एग्जाम होने वाला है एक्साइज कांस्टेबल का, उसको 10th पर होने वाला है। और जब 12th का एग्जाम होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस लेवल का एग्जाम होने वाला है। जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब भर्ती आता है उसका लेवल 12th होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। और आप जानते हैं कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, और अगर वर्दी पाना है तो कुछ नींद से आपको तो खोना पड़ेगा ही, और खोइएगा तभी पाइएगा, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बस कुछ समय के लिए कुछ खो दीजिए, बाकी तो फिर समझिए कि लाइफ गदगद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये बनना सपना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा भैया, कुछ बिना खोए तो नहीं पा सकते हो, ठीक। और अभी अपॉर्चुनिटी है, ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा। और यहां से आप देखिएगा कि ये पार्ट 1 होगा, यानी सेट 1 होगा पॉलिटिकल साइंस से, यानी पॉलिटी आप बोल सकते हो, संविधान बोल सकते हो। सिर्फ संविधान से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए यहां पर पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटी लिखा हुआ है। यहां पर चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पहले के साथ हम शुरुआत करते हैं। चलिए मैं यहां पर इसे बड़ा कर देता हूं। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए लगाइए पहला क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसे लगाइए। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी क्वेश्चन बनेगा, इस बार भी आपके एग्जाम में बनेगा। संतोष कुमार गुरुदेव, एंग्री अन्नू, लाल बाबू, सिंपल लाइफ, निरंजन, डेजर्स गर्ल्स, रुदल कुमार, सिंपी कुमारी, विशाल, स्टार, साइलेंट बॉय, नीतीश, रुखसाना, टिंकू, दुर्गा ड्रीम, लाल बाबू, विजय कुमार, स्टडी मूड का चेला, रुकेश, रुदल, रवि, नीतीश, सभी का स्वागत है। लगाइए क्वेश्चन, सभी लोग आ चुके हैं, लगाइए क्वेश्चन। देखिए ये देखिए हमारे जो संविधान का उद्देशिका है, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहा जाता है, इसे ये देखोगे प्रस्तावना, यहाँ पर देखो उद्देशिका, ठीक। उद्देशिका जब में एक बार संशोधन हुआ है, उद्देशिका में संशोधन जो हुआ है जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, इसे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और ये देखिएगा इसमें आपको कौन सा पूछ रहा है कि नहीं जोड़ा गया था, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, 3 शब्द 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और उस समय 1976 में जो समाजवादी पंथ निष्पक्ष गणराज आपको जोड़ा गया था, ये आपको देखो नहीं, गणराज नहीं जोड़ा गया था, रिपब्लिक कहां से, पहले ही से रिपब्लिक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, ये नहीं जोड़ा गया था। ये याद रखिए, यही तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो घुमा घुमा कर क्वेश्चन देते रहता है कि कौन शब्द जोड़ा गया था, कौन नहीं जोड़ा गया था। यहां पर ध्यान से देखना है, पूछ रहा था नहीं जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्या दिक्कत है भाई। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। मतदान की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि मतदान की जो आयु है ये आपको 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक। तो 21 से 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था। कब तक 21 वर्ष था? तो ये आपको 1989 से पहले तक 21 वर्ष था। फिर आप देखोगे संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो ये 61वां संविधान संशोधन होता है। 61वां संविधान संशोधन में क्या किया जाता है कि जो 21 साल के पहले आयु था, वोटर लिस्ट में नाम होता था, वो वोट डालते थे, उन्हें घटाकर 18 कर दिया जाता है। 18 वर्ष मतलब कि 18 वर्ष जिनकी आयु होगा वो वोट डाल सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो वोटर लिस्ट में कम से कम नाम होना चाहिए, यानी युवा। यहां पर 21 साल अभी क्या है? 21 साल लड़कों को शादी के लिए उम्र है, और अभी 18 साल अभी क्या है? लड़कियों की शादी के लिए उम्र है। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी जो होता है यह प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। देखो ये आपको इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान के 101 संविधान संशोधन द्वारा देखोगे इसके आपको जीएसटी, आपको संविधान संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहले इसे फ्रांस में देखा गया था, और अपना भारत में देखोगे जुलाई आपको 2017, यानी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया था। और पहला राज्य कौन लागू किया था भारत में? तो वो असम था, इसे भी याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ये आपको इनडायरेक्ट आपको टैक्स था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है। लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है भाई? बहुत अच्छा। सहकारी समिति देखोगे हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 43B में जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें क्या मिलेगा आपको? सरकार सहकारी समिति के प्रबंधन से संबंधित है। 4 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। ये सभी चीज मैं आपको पहले क्वेश्चन जो होगा पहले ही मैं आपको दे चुका हूं, ये फुल मॉक टेस्ट, और आप लोग ये फुल मॉक टेस्ट लगाए होंगे। और यहां से बस आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। और आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा, आपका क्या होगा? एनर्जी बूस्ट होगा। एनर्जी बूस्ट होगा, इससे ये आपको फायदा क्या होगा कि जो अभी प्रेशर आप झेल रहे हो उस प्रेशर को रिलीज कर दोगे, ठीक। यानी कि आसान क्वेश्चन भी कभी कभी देखो, रणनीति के अनुसार चलोगे तो जरूर आप मंजिल पर पहुंच पाओगे। रणनीति में कभी कभी ये भी कहा जाता है कि सामने वाला जब दुश्मन लग रहा है कि विकराल है, तो अपना रणनीति में बदलाव करो। विकराल लग रहा है तो हो सकता है कि उसके सामने छुप कर जाओ,
और जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो लोग जानते होंगे, शिवाजी जो अपनाए थे गुरिल्ला युद्ध पद्धति, यानी कि चारों तरफ से हमला करो और उसे तोड़ दो, यानी उसके तोड़ दो। नीति आयोग के वर्तमान जो है उपाध्यक्ष कौन है? अभी देखो, अभी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना होगा सुमन बेरी, इसमें भी दिया हुआ है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी डीजे बज रहा है, पापा के परी क्या ये सब कर रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन लगाओ, डीजे बाद में बजाना, डीजे केकरा भी नहीं है। क्वेश्चन लगाओ। देखो, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था। कब, किसके जगह पर? योजना आयोग की जगह पर। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लगा लो। यहां पर देख लो, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ये बताना है इसमें से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा, ये जो हो जाएगा कौन सा भाई? पंचायती राज से संबंधित है ना, थुंगन समिति। खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीने की मजा कुछ और है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब इसके साथ अब थोड़ा मोटिवेट हो जाइए, और मोटिवेट होने के साथ इतना मत मोटिवेट हो जाइए कि सिर्फ यही सुनाते रहिए लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन लगाइए। थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है, इसे आपको याद रखना चाहिए, घुमा घुमा कर क्वेश्चन देता है ये। आगे देखते हैं। और पंचायती राज आप जानते हैं, पंचायती राज गरीबी अनुसूची में मिलेगा उसको, आपको संवैधानिक दर्जा तो दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। और यहां पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। जल्दी जल्दी हम देखेंगे, प्लीज आप लोग डिस्टर्ब मत अपने आप में हो, और ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखो, रिवीजन के तौर पर है, कम समय में अच्छा क्वेश्चन देखना है। कौन से 49वें मुख्य न्यायाधीश? देखो 49वां मुख्य न्यायाधीश अभी पूछने नहीं जाएगा आप लोगों से, पूछेगा तो अब रिसेंट समय में 50वां मुख्य न्यायाधीश पूछेगा। तो ये पूछ रहा था 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये भी याद रखना। 49वां मुख्य न्यायाधीश जो थे ये जस्टिस योयो ललित थे, यानी उदय कुमार ललित थे, योयो ललित थे। अभी पूछेगा आपको 50वां, लिख कर रख लो, अभी पूछेगा 50वां मुख्य न्यायाधीश, अभी लिख कर रख लो 50वें मुख्य न्यायाधीश पूछेंगे। तो 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? चंद्रचूड़ जी हैं, चंद्रचूड़ जी हैं, इसे भी याद रखिएगा, चंद्रचूड़ जी है जो कि आपको 50वें हैं, यानी डीआई चंद्रचूड़ जो है ये 50वें मुख्य न्यायाधीश है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज संवाद यानी क्वाड जिसे बोला जाता है? क्वाड में देखोगे 4 देश है और ये चतुर्भुज संवाद में आते हैं, 4 देश आते हैं, इसमें से कौन सा नहीं आता है? भैया रसिया नहीं है, रसिया नहीं है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और प्लस में एक इंडिया है, इंडिया है, ये भी याद रखिएगा। ये 4 देश क्वाड के सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, 2007 में इसका गठन किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से देख लो, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को इसमें कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन भंग कर सकता है भैया? राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसे विघटित किया जा सकता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग जल्दी जल्दी लगाते चलिए प्लीज, समय नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं। इसके लिए देखिए जितना भी समय है मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे से यूटिलाइज किया जाए और एग्जाम का प्रेशर को रिलीज किया जाए। पूरी योजना आयोग के अब क्या कहलाता है? देखो योजना आयोग जो है, इस पहली योजना जो आयोग है ये अब क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन हमको बताना है। तो योजना आयोग 2015 से नीति आयोग कहने लगा, नीति आयोग, ये याद रखिएगा, ये नीति आयोग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब नीति आयोग हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, भारतीय संविधान के कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? मूल अधिकार यानी कि संविधान के मैग्ना कार्टा, यानी कि यूएसए से लिया गया है, यानी कि संविधान का भाग 3 में है, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। पहले कितना था? 7 मौलिक अधिकार था, अभी कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार। उसे कहां डाल दिया गया? आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कब इसे डाला गया था? इसे आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया था। कब भैया हुआ था ये 1978 में हुआ था। देन ये याद रखिएगा, ये भाग कौन सा हो जाएगा? ये भाग अब हो जाएगा भैया ये 12 हो जाएगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसे अब क्या बना दिया गया है? इसे अब लीगल राइट बना दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तब पूछे अभी कितना अधिकार है? तो अभी 6 अधिकार है। 6 अधिकार में आप जानते हैं कि आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में ये अधिकार दिया हुआ है। अधिकार का उल्लंघन होके तो आर्टिकल आपको 32 के तहत कहां जा सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर और उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत देखोगे कहां जाओगे? आपको अपना हाईकोर्ट में जाओगे। संविधान के भाग 1 क्या कहता है? राज्यों का संघ होगा। संविधान के भाग 2 क्या कहता है? सिटीजनशिप के बारे में। संविधान के भाग 3 क्या कहता है? मौलिक अधिकार के बारे में। और संविधान के भाग 4 क्या कहता है? डीपीएसपी के बारे में, डेटी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये 12 देख लो, ये सरकारी आयोग बनाया गया था। सरकारी आयोग जो है बनाया गया था, आपको बताना है। कुछ आर्टिकल याद रख लो, कुछ आर्टिकल में पूछ सकता है, कुछ आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट से पूछ सकता है। चलो मैं सबसे पहले यहाँ पर फंडामेंटल राइट के कुछ आर्टिकल याद रख लेना। सबसे पहले पूछ सकता है 17 छुआछूत का अंत, पूछ सकता है 18 उपाधियों का अंत। आपको जो प्रेस की स्वतंत्रता है 19 के फर्स्ट के ये देखोगे, ये प्रेस की स्वतंत्रता जो हो जाएगा ये पूछ सकता है आप लोगों से। पूछ सकता है आर्टिकल आपको किसमें? आर्टिकल 21 के ये पूछ सकता है। ये आपको कौन पूछ सकता है ये इस बार एग्जाम में? यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है वो आपको 86 अमेंडमेंट
द्वारा, ये पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इस बार आपको क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आपको बाल श्रम यानी बलपूर्वक बेगारी जो कराना ये जुल्म है, ठीक। आर्टिकल 24 पूछ सकता है बाल श्रम मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम कराना जुल्म है। ये देखो 25 पूछ सकता है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो पगड़ी लगाते हैं, कृपाण धारण करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। सरकारी आयोग का आपको बनाया गया था, जो सरकारी आयोग है ये बनाया गया था, लगाना है क्वेश्चन। सरकारी आयोग नाम से ही पता चल रहा है, सरकारी आयोग हुआ, पुंछी आयोग हुआ, ये सब जो मन्नार कमेटी, ये सब क्यों बनाई गई थी आपको बताना है। कमेंट बंद कीजिए प्लीज, आप लोग कमेंट करना बंद कीजिए। जो भी आप कमेंट करेंगे हम आपको सजा के तौर पर फिर समझ जाइएगा, ठीक। सीरियस हो जाइए प्लीज। आप लोग क्या मजाक बना कर रखे हो, हमको ये नहीं समझ रहा है। इतने रात को आप लोग जगे हुए हो, क्वेश्चन लगाओ, प्यार से क्वेश्चन लगा लो, पढ़ लो भैया, रिवीजन कर लो, यही तुम्हारी लाइफ है। बाकी समझ लो कि ये कुछ नहीं होने वाला है। 14 तारीख के बाद आपको कोई नहीं दिखाई देगा चेहरा, एकदम जिसका एग्जाम निकला रहेगा एकदम चौड़े से घूमेगा, जिसका एग्जाम नहीं निकलेगा समझ एकदम चूहा वाला हाल हो जाएगा, ठीक। तो वो प्लीज वो सब मत करो जो चीज आपको महसूस कराए कि मेरा एग्जाम की तैयारी ना हुआ है। सरकारी आयोग देखोगे, सरकारी आयोग केंद्र राज्य के बीच में संबंध के बारे में बताता है। 1983 में इसका गठन हुआ था और 1988 में देखिएगा पूरा रिपोर्ट आया था। ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य बीच के संबंध की समीक्षा करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहां से देख लो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भैया राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था, यानी निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब कब किया गया था गठन, ये देखोगे 25 जनवरी 1950 को आप देखोगे गठन किया गया था। राष्ट्रीय जो आपको निर्वाचन आयोग है इसका गठन, इसलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आज देखोगे मतलब 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, आज नहीं 8 मार्च को देखो महिला दिवस मनाया जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय। 10 दिसंबर को क्या मनाया, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, यहां पर देखो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उसको पद से कैसे हटाया जाएगा बताओ। उसके पद से वही तरीका से हटाया जाता है जैसे राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसे महाभियोग आप कह सकते हो, महाभियोग के द्वारा, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया हुआ है हटाने का। आपको ये याद रखिएगा। 14 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लगा लो। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए। अब लगाओ क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग क्या लगा लो। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए भैया, ये लगा लो। तो देखो जो भी राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए वो चाहिए, देखो किसको किसको, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। तो इसका तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अब यहाँ पर देख लो 25 वर्ष किसका चाहिए, 25 वर्ष चाहिए आपको राज्यसभा के ना, राज्य में जो विधानसभा होती है, यानी यहाँ पर देख लो विधानसभा के सदस्य, राज्य में जो अलग अलग विधानसभा है इसके सदस्य के लिए, विधानसभा के लिए, साथ में देखोगे लोकसभा, ठीक, लोकसभा, इसके सदस्य के लिए कितना चाहिए आपको, 25 वर्ष चाहिए। 30 वर्ष किसका चाहिए, जो 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। 6 राज्यों से याद रखना, इस बार क्वेश्चन में भी हो सकता है, आ सकता है। 6 राज्यों में कौन कौन विधान परिषद है, बिहार है अपना, उत्तर प्रदेश अपना, महाराष्ट्र है अपना, कर्नाटक है अपना, आपको तेलंगाना है अपना, आंध्र प्रदेश जहां पर विधान परिषद है। और आपको राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष है। 21 वर्ष आप जानते हैं किसके लिए, मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है आपको बताना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है। 21,000 सीट है भैया, बढ़िया से पढ़ लोगे ना, इसमें भी रिजल्ट होगा उसमें भी रिजल्ट होगा, अभी और भर्ती आ रहा है, एकदम झंडा गाड़ कर रख दोगे, ठीक ना, बढ़िया से पढ़ लो। और बैच तो स्टार्ट होने वाला ही, आप जानते हैं कि। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछ रहा है, यह प्रतिभा सिंह पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। इसे भी आपको याद करना होगा, ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, ठीक। सरोजिनी नायडू क्या थी, भारतीय पहली महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में की थी, कानपुर के अधिवेशन हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। कुछ अभी कौन है, अभी 15वीं पूछ सकता है भैया, याद रखना। अभी द्रौपदी मुर्मू क्या है, अभी 15वीं राष्ट्रपति है। 15वीं राष्ट्रपति मतलब कि ये आपको ये भी पूछ सकता है कि अभी के फिलहाल का डेट में, जिस दिन मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी ये 15वीं राष्ट्रपति है। और 15वीं राष्ट्र के साथ ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, इसे भी याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा, ये महिला है। क्वेश्चन नंबर आपको 17 देखो, उड़ीसा से आती है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम आपको बताना है। देश की प्रथम महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, ये थी BS रामादेवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और देश की महिला जो प्रथम आपको लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी, लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम महिला मीरा कुमार जी बनी थी। इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ। साम्यवाद का जो प्रथम प्रयोग हुआ था, साम्यवादी शासन के बारे में, ये देखोगे कहां पर हुआ था, रसिया में हुआ था, रसिया में हुआ था। ये याद रखिएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है। अब बेसिक सी बात है भैया, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों के तंत्र में अंतिम सत्ता क्या आप देखोगे किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है। जनता शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। भारत
के कैग या नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अभी कौन है? अभी बता दो, मुर्मू जी हैं। कौन है आपको? गिरीश चंद्र मुर्मू ना। हाँ ये ना गुरु गिरीश चंद्र मुर्मू अभी के हाल में देखा जाए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉचडॉग ऑफ आपको जो हमारे इंडियन मतलब कि पर्स जैसे क्या बोला जाता है उसे, इंडियन सिटीजन के जो आपको पैसा है उस पर वाचडॉग कौन करता है? ये आपको देखा जाए तो कैग करता है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक करता है। ठीक, और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के देखोगे आर्टिकल 148 से लेकर 151 में उल्लेख मिलता है, और इसकी आपको नियुक्ति जो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं है? उप प्रधानमंत्री नहीं है ये आपको बताना है, तो इसमें से कौन से है बताइए, इसमें से कौन हो जाए? एच.एन. बहुगुणा थे क्या? बताओ क्वेश्चन नंबर 21 लगाओ, क्या दिक्कत है भाई? ऑप्शन इसी में लगा लो, 14वें नंबर के हैं, बहुत अच्छा, चंदन मंडल। ये बताओ ये हो जाएंगे कौन? एच.एन. बहुगुणा। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? यही नहीं होंगे, बाकी देख लो। अब ऑप्शन जब एक ही में मिल जा रहा है तो इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? ठीक, इधर उधर देखने की क्या। पहला आपको देखिएगा उप प्रधानमंत्री कौन थे, या पहला गृह मंत्री कौन थे? ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, अपने अपने समय में लोग क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री का भी पद बनाए हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी रह चुके हैं आपको प्रधानमंत्री। आगे देखिए यहाँ पर मोरारजी देसाई भी रह चुके हैं। यहाँ पर देखिए 22 देख लिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद की अगर संयुक्त अधिवेशन हो रहा है तो यह अध्यक्षता कौन करता है? अब देखो कि सामान्य विधेयक पर जब गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल किसके तहत बुलाया जाता है? आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। सबसे पहले आपको देखोगे संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1961 में ना, जब आपको डोरी वाला कानून आया था। ठीक, अब देखो संसद के संयुक्त अधिवेशन जो विवाह वाला था, हिंदू विवाह वाला, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपको बताना है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसे याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। और जो भी आपको होता है ये समान आपको देखिएगा, जो बहुमत होता है उस पर सब चीज होता है। ये देखो 23 देख लो। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन होता है? यानी कि भारत में जो ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का जो पर्यवेक्षण होता है, देखरेख करता है, ये कौन करता है? ऋण का जो करता है भैया, ये अपना मंत्रालय यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। मंत्रालय नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक। ये देखोगे कब बना था? तो ये 1934 के एक्ट आया था। 1934 के एक्ट आया था, इसके थ्रू इसका गठन हुआ था। कब हुआ था भैया? 1935 में इसका गठन हुआ था। कब? 1935 में। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इसे भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। भारत में कैसा बहुदलीय व्यवस्था है ना भैया? भारत में कैसा है? एक दल थोड़े ना है, यहाँ पर क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत से दल है, क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, राज्य स्तरीय दल है। क्वेश्चन आपको 25 देखना है। जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है? ये तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है आपको। जीडीपी जो होता है गुड एंड, आपको देखोगे ये यानी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू इसका उत्पाद हो जाएगा, आराम से लगा लोगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आंसर हो जाएगा 26 लगा लो। देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? लगाना है क्वेश्चन। रिवीजन कर लो भैया, रिवीजन कर लो कि प्रीवियस ईयर एकदम पूरा एकदम समझ लो कि मैं तुम लोगों से दावे कर सकता हूं प्रीवियस ईयर का रिवीजन अगर तुम लोग कर जा रहे हो सभी सब्जेक्ट का, तुम लोग एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत महसूस नहीं करोगे, आराम से एग्जाम निकाल कर आओगे। ठीक है, यहां पर देखो देश के प्रथम नागरिक होता है। सो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। यह भी याद रखिएगा। मृत्यु दंड भी क्षमा कर सकते हैं आर्टिकल किसके तहत? आप देखोगे 72 के तहत। ठीक, अब ये देखोगे ये राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये भी याद रखिएगा। जो होते हैं भारत सरकार के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और जो भी कार्य किया जाता है इन्हीं के नामों से, इन्हीं के साइन से किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? देखो आ गया क्वेश्चन। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष रही है ये रही है यही आपको कौन? मीरा कुमार रही है। हमारे सासाराम संसदीय क्षेत्र से चुनकर गई थी कांग्रेस की सीट से मीरा कुमार जो हो जाएंगी। सुचिता कृपलानी यूपी के पहली मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। और आपको महिला पूछे मतलब उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचिता कृपलानी हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की ही आपको पहली महिला राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू। ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति के सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? यानी राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए हैं, और ये आपको राष्ट्रपति के पद पर थे और इनका देहांत हो गया था, यानी इनका मृत्यु हो गया था। और इनका नाम क्या पड़ता है? इनका नाम पड़ता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुका था इनका। क्वेश्चन नंबर 29 लगा लो। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। भैया भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में देखोगे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे, और अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। यह हुआ था आपको
1891 में हुआ था। ये इसका क्या होगा, 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा इसका, ठीक, सी हो जाएगा। लगातार लड़ाई हो गई बाहर, 29 कैंसर का हो गई, सी हो गई। यहाँ पर गर्मी के दिन में ज्यादा ही गर्मी हो जाता लोगों में, ठीक। यहाँ पढ़त पढ़त लड़कन के बेचैन भइल बानी, लड़ाई करता रसन। बताओ आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। ये आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के जो मूल अधिकार के परिवर्तन निलंबित किए जा सकते हैं, आपको बताने लगा ये क्वेश्चन, ठीक, लगाइए क्वेश्चन। चलिए, खिड़की खुला रहेगा तो यही सब देखने को मिलेगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन से निलंबित किया जा सकता है। जब आपातकाल होता है तो ये क्या हो जाता है, कौन कर सकता है परिवर्तन से, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, कोई भी आपात लगे, राष्ट्रीय आपात लग जाता है, फिर भी आपको 2 आर्टिकल को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। वो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ, ये देखिए 31 देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक, 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक साल में। आपको बताना है ये कब करते हैं, ये लगाइए। बहुत अच्छा। यहां पर जो हो जाएगा राज्यसभा, देखो ये उच्च सदन है, अस्थायी सदन है, और इनके लोग जो चुने जाते हैं ये मैक्सिमम चुने जा सकते हैं, 250 चुने जा सकते हैं। राज्यसभा के बारे में देखोगे किसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे पूछता है तो संसद के बारे में आर्टिकल 79 में दिया हुआ है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में दिया है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में है। तो आर्टिकल 80 के तहत देखोगे ये मैक्सिमम 250 हो सकता है इनको सदस्यों की संख्या। और ये देखोगे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी कितना पर, तो 245 आपको चुनकर जाते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं विशेष क्षेत्र से। और राज्यसभा अस्थायी सदन है और ये 6 वर्ष के लिए चुनकर जाते हैं, बट इनका 1/3 सदस्य क्या होता है, रिटायर हो जाता है। कितने सालों पर, हर 2 साल पर आपको बदल दिए जाते हैं। यानी 6 वर्ष का तो 6 वर्ष उनका पूरा हो जाता है। ये सर्कुलर जैसा आपको होता है, मतलब कि ये सर्कुलर पाथ पर जो होता है वैसे आपको इनका चुनाव किया जाता है। यानी राज्यसभा के चुनाव देखोगे 6 साल में 3 बार देखने को आपको मिलता है। अलग अलग स्टेट से जो चुनकर भेजे जाते हैं विधानसभा द्वारा, ये आपको सुनने में मिलता होगा। इसका क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। संपत्ति का अधिकार एक है, संपत्ति का अधिकार क्या है ये बता दो। आ गया क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार देखोगे एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे अब लीगल राइट बना दिया गया। यानी फंडामेंटल राइट से देखोगे, फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार से, इसे आपको लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कब बनाया गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। ये 1978 में बनाया गया था भैया, 1978 में। ये मोरारजी देसाई की उस समय सरकार थी, और इसे कहां जोड़ रख दिया गया है, इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया, जो कि ऊपर ही मैंने बताया। ये पूछे भाग पूछे, ये भाग पूछे तो भाग 12 हो जाएगा। आर्टिकल 300A में रख दिया गया था, कब, तो आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये आपका कानूनी अधिकार है, इसे भी याद रखिएगा, लीगल राइट है, ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो चुने जाते हैं वो कौन चुनते हैं, तो लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। और लोकसभा के जो अभी देखिएगा 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुआ था, 2019 में। ओम प्रकाश बिरला जी भी उसके अध्यक्ष हैं, इसे याद रखिएगा। ये जो प्रस्तुत किया जाता है ये आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। यानी भारत के राष्ट्रपति भारत को उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 लगा लो। 26 नवंबर जाना जाता है। 26 नवंबर किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। 26 नवंबर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो 26 नवंबर को देखोगे, 26 नवंबर 1949 को देखोगे क्या हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ प्रावधान इसका लागू भी हो गया था। इसलिए हम लोग देखोगे 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को हम लोग एक डेट मनाते हैं, बताओ, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बताओ सर? आज टेस्ट लगाने से पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन 72 नंबर आया है तो थोड़ी कॉन्फिडेंस, एकदम 72 नंबर बहुत अच्छा है। अरे आप लोग को कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए मैं नहीं बोल रहा था कि टेस्ट लगाइए, आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि आप लोग समझो एक बार 2 बार अगर तुम लोग को आगाह नहीं किया जाएगा ना तो समझिए कि दिक्कत हो जाएगा। ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 35 लगा लो। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल, मतलब उपराष्ट्रपति माने तुम लोग समझ रहे हो, उपराष्ट्रपति माने, उपराष्ट्रपति का पद किसे कहा जाता है, जो सभी आपको राज्यसभा के सभापति होते हैं उन्हें तो उपराष्ट्रपति कहा जाता है ना। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या होता है बताओ, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क्या होता है, लगाओ क्वेश्चन, ये लगाओ। 8 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, लगाओ क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, आपको राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति होते हैं, ध्यान से रखना, राज्यसभा में सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, इसे भी याद रखिएगा। अब लगाओ तुम लोग क्या आंसर इसका लगा रहे हो 35 का, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखना।
हाँ, यही मैं बात आप लोग बता रहा था। ये लोग याद, बहुत से लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन में 6 वर्ष लगा देते हैं। नहीं भैया, राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, इनका जो होता है ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। मुखिया जी हुए तो ये 35 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य हुआ आपको ये देखोगे, या विधानसभा के जो सदस्य हुआ इनका भी कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार का दे रहा है भैया, भारत सरकार का दे रहा है तो आर्टिकल देखो, आर्टिकल 76 में तुम लोगों को एक चीज पढ़ने को मिलता होगा। आर्टिकल 76 में क्या पढ़ने को मिले हुआ आपको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी के पढ़ने को मिलेगा। या भारत के महान्यायवादी जो होते हैं क्या होते हैं? भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन में बोल सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लो। राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है भैया? तो राजनीतिक दल क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव कहां पर होता है? राजनीतिक दल होगा, अपना प्रतिनिधि लोग खड़ा करेंगे, तो ये चुनाव होगा लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र में, लोगों के तंत्र में राजनीतिक जो होता है दल का महत्व होता है। 37 के आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी हो जाएगा। आगे देखो, इतने रात को आप लोग लाइव हो, इतने रात को आप लोग पढ़ाई करो, मामूली बात है, मामूली बात है। इसी में आप लोगों को काफी ज्यादा ये मिलना चाहिए कि अब हम लोग फाइटर हैं और फाइटर कभी जंग हारते नहीं है। ठीक, यहां देखो, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? अभी के जो लोकतंत्र है, यानी आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? सो आधुनिक लोकतंत्र में हम लोग क्या भेजते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। सो आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। और प्रतिनिधि दो तरीका से चुनकर भेजे जाते हैं, एक तो प्रत्यक्ष हो सकते हैं या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे देशों में देखा जाए तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, वहां पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ठीक, अपने भारत में तो अप्रत्यक्ष है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 38 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है सचिवालय से कहा जाता है, ये कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय पड़ता है ये आपको कहां पड़ता है? ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको स्थापना हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में देखोगे जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। नाम बदल कर दे देता है तो भी याद रखना। 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन होता है? अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, रसिया हो गया, उनके पास वीटो पावर है। ठीक, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका 2 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो 40 देखो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अभी इसका स्थापना जो देखोगे भारत में देखोगे 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। अभी कौन है बताइए? जो मानवाधिकार आयोग है अभी अरुण कुमार मिश्रा उसके आपको चेयरमैन है ना, इसका याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी के डेट में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया महाभियोग जो लगाया जाता है, यहां पर देखोगे ये क्या है? आर्टिकल 61 के तहत हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आर्टिकल 61 के तहत हटा सकते हैं। ये कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है। संसद हटा सकता है, ये याद रखिएगा। संसद के सदस्य हटा सकते हैं विशेष बहुमत द्वारा। और संसद और राज्यों की यहां पर क्या हो जाएगा? संसद, पार्लियामेंट, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महाभियोग लगाकर। क्वेश्चन 42 देख लो। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, जो मतदाता सूची तैयार किया जाता है, जो वोटर सूची जिसे आप लोग बोलते हैं, यानी कि वोटर लिस्ट जिसे आप लोग बोलते हैं, यानी कि मतदाता सूची बात खत्म कर दो। इतना आसान क्वेश्चन तो पूछ भी ना करना चाहिए। ठीक, ये देखो मतदाता सूची को क्या बोला जाता है भैया? वोटर लिस्ट बोला जाता है, काम खत्म। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना कि मैं अपने मन से करा रहा हूं। ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे सीएसबीसी द्वारा पूछा हुआ सभी क्वेश्चन है। यहां पर देखो, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ओबीसी सी बात है, सभापति मतलब क्या हो गया? राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसे देंगे? आपको उपराष्ट्रपति को, यानी कि राज्यसभा के सभापति को। इसके आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कोई भी विवाद हुआ चुनाव संबंधित तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसे भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है ये लगाना है आप लोगों को। तो भारत में संप्रभु कौन है? भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। ये कौन है? हम भारत के लोग हैं। इसके आंसर क्या होगा? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए यहां से, क्वेश्चन भैया क्वेश्चन 45 देख लो। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। सो भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है बताओ? बजट निर्माण करते हैं आपको वित्त मंत्रालय से संबंधित होगा। ओबीसी से कोई भी ये बात जान जाएगा, ये किससे है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 45 के ए। गृह मंत्रालय से नागरिकता संबंधित है, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका आप देखोगे, इसके लिए प्रवर्तक किसे माना जाता है ये बताना है। किस चीफ जस्टिस को माना जाता है जनहित याचिका का प्रवर्तक भारत में? तो ये थे जस्टिस PN भगवती।
जस्टिस पी.एन. भगवती थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 46 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, कौन से भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत इनमें से कौन नहीं होगा, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, छोटा कर देते हैं। हाँ, क्षमादान जो है आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान दिया जाता है, और ये बताना है इसमें से कौन ना होगा। क्या हो जाता है भैया, कभी कभी बूढ़ो बीमार हो जाता है। क्वेश्चन 47 देख लो यहाँ पर। क्वेश्चन 47 है कि कौन सा भारत का राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति नहीं है? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। बहुत सही है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाण का परीक्षण कर सकता है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने की बाध्य नहीं है। कारण तो बताना ही पड़ जाएगा, रिव्यू इसका लिया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 के आंसर डी, गलत दिया हुआ ये चीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ये आपको सही नहीं है? ठीक, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा? राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में उनका पुनर्मनोनयन हो सकता है। वे मात्र 2 ही बार पुनर्मनोनयन हो सकते हैं। ये तो गलत एकदम दे रहा है। ठीक, मात्र 2 बार। ये क्या दे रहा है? यह सत्य देना चाहिए था इसमें ना। ये क्या दे रहा है? पुनः तो हो ही सकते हैं, कितना भी बार हो सकता है, क्या दिक्कत है? कथन सत्य है, उनका कितना भी बार पुनर्मनोनयन हो सकता है। मतलब कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, क्या दिक्कत है? कितना भी बार आप कर सकते हो, कितना भी बार कर सकते हो। उसमें क्या मतलब इफ एंड बट है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। क्वेश्चन नंबर 49 क्योंकि सही पूछ रहा था इसलिए मैं था कि कितना भी बार आप कर सकते, 2 बार कैसे, 3 बार कैसे, ये सब कहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? उच्च न्यायालय में, यानी कि ये उच्च न्यायालय पूछ रहा है भैया। उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय पूछ रहा है। उच्च न्यायालय पूछ रहा है यानी कि ये आपको किसके तहत जनहित याचिका, यानी सुप्रीम कोर्ट पूछता था आर्टिकल 32 हो जाता, ये आपको उच्च न्यायालय पूछ रहा है। यानी फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत आप लोग उच्च न्यायालय जा सकते हो। अभी के डेट में देखो जब इंडिया में, तो अभी के डेट में 25 उच्च न्यायालय है, इसे भी याद रखिएगा। 49 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, 50 क्या कह रहा है? हाँ, आ जाओ भाई। क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं कर सकते? देखो भैया, आपातकाल जो लागू होता है आर्टिकल 352 के तहत देखोगे, आप राष्ट्रीय आपात की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आपात में भी देखोगे एक आपको 2 मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी कि वो लागू ही रहता है। और ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। और आपको आर्टिकल पूछे तो 20 और आर्टिकल 21 का आपको उल्लंघन नहीं देखने को मिलेगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का कौन सा विस्तृत कर सकता है? ये बताओ कौन इसमें विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में कौन सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और आपको शक्तियों को विस्तृत कर सकता है, ये बताना है। तो ये कर सकता है, कौन कर सकता है भैया? संसद ही कर सकता है। संसद के पास असीम शक्ति दिया गया है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, असीम शक्ति नहीं दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर रिव्यू कर सकता है, बट ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की थी? वैसे इस बाद में इस कानून को नन एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। बहुत अच्छा भीम कुमार। यहां पर देखो, ये जो हो जाएगा ये कौन सा होगा? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। बाद में इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था, आपको देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने। इसके आंसर क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 14 और 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निषेध तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की गई थी, यानी फंडामेंटल राइट पर जो है डीपीएसपी को वरीयता प्रदान की गई थी। ये चीज इसको कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर ये 53 देख लो। ये देखो, कौन सा कथन बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? ये बिहार विधानसभा हो या आपको राज्य के जो केंद्र में लोकसभा हो, इसमें जो ये दे रहा है कि लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा है? अधिकतम संख्या 15 सदस्य हो सकती है। ये बात सही है क्या? सही पूछ रहा है भैया, ये तो गलत सही पूछ रहा है। इसमें से ध्यान से रखना, सही पूछ रहा है, कोई गलत नहीं पूछ रहा है। ठीक, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है क्या? सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ये सही है। ये सी सही है। एक कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, ये सी वाला सही है, बाकी सब गलती है।
आगे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो, किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? और बोले बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। ये बताओ सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे नीतीश जी, ये कब बने थे? अभी भी नीतीश जी ही है मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री आप जानते हैं कौन है। तो यहाँ पर बताइए किस वर्ष श्री नीतीश कुमार जी प्रथम आपको बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ये 2000 में बने थे। कब बने थे? 2000 में बने थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग जो है ये क्या है? संवैधानिक बॉडी नहीं है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये एक्ट द्वारा बनाया हुआ है, ठीक। और नीति आयोग का क्या है? नीति आयोग का स्वरूप जो है परामर्शदात्री है, यानी परामर्श ये दे सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, योजना आयोग के स्थान पर आया है नीति आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? पढ़कर जाना क्योंकि पूछ सकता है, ठीक। तो 15 मार्च 1950 को किया गया था ना। क्वेश्चन आगे देखो 56, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष बताओ कौन होता है? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताओ पहले कमेंट बॉक्स में बताओ तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 56 लगाओ, बताओ। क्वेश्चन नंबर 56 भी बताओ। हाँ बहुत अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष यही प्रधानमंत्री होते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र दास मोदी जी हैं। क्वेश्चन 57 देखो, राज्यसभा के सभापति और उस सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लगाओ क्वेश्चन। देखियो क्या बोल रहा है, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति दोनों अनुपस्थित होते हैं कि सदन की अध्यक्षता कौन करता है? ये पूछ रहा है राज्यसभा के बारे में भैया। तो राज्यसभा में एक पैनल होता है, उस पैनल से लोग सुनकर आते हैं, तो उपाध्यक्षों के एक पैनल से कोई भी सदस्य को 50 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ 50 थोड़े ना था, ये 57 था क्वेश्चन। क्वेश्चन 58 देख लो यहाँ पर, ये देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना है। ये क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन ये लगाओ, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये लगाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों के बहुमत। ये क्या हो जाएगा? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, ये हो जाना चाहिए यहाँ पर कि 249 के तहत आप देखोगे महत्वपूर्ण जो विषय पर है वो आपको कानून बना सकता है राज्यसभा, ये बताता है। तो राज्यसभा कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उपस्थित राज्यसभा में देखो यहाँ पर दे रहा है, यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत, यानी बहुमत से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, ये बताओ भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ये लगाना है क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मप्रेरित, तीनों पूछता है, यानी संविधान के कुछ भाग लागू कर दिए गए थे। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित जो किए गए थे ये 26 नवंबर को किए गए थे 1949 को, क्योंकि संविधान कुछ आपको बनकर तैयार हो चुका था और कुछ प्रावधान इसका लागू हो गए थे, जैसे सिटीजनशिप वाला चीज लागू हो गया था। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, ये आपको बताना है। सो मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, लगाइए क्वेश्चन। सो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। ये कब किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1976 द्वारा किया गया है। इस समय आप देखोगे कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य देखोगे आपको जो 6 वर्ष जो आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको गार्जियन का कर्तव्य होता है स्कूल भेजना। ये आपको 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर भाग पूछे मौलिक कर्तव्य का, तो भाग 4A हो जाएगा, ये 4 के क हो जाएगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे यानी आर्टिकल पूछता है तो ये आपको 51 के ए में आपको 11 मौलिक कर्तव्य भी मिलेंगे। ये पूछता है कहां से लिया गया है, तो यूएसएसआर के संविधान से, जबकि अभी रसिया हो चुका है क्योंकि यूएसएसआर का विघटन 1991 में हो चुका है, ठीक। इसे भी आपको याद रखिएगा। इसका उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी न्यायोचित नहीं है, ये आपको न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्वर्ण से समिति ने सिफारिश किया था तो यह लागू हुआ था आपको, कौन? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। आगे देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 61 देख लो, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सर प्लीज से अबाउट, मुझे कलर विजन है, दिखता होगा क्या, दिक्कत होगा क्या? कलर विजन भैया अब तो तुमको हम नहीं बता सकते। कलर विजन में तो मान लो कि रंग पहचान में नहीं आता, अब आंख जांच होता है मेडिकल में, अब वही आपको बताएगा। अब हम इसमें क्या बता सकते हैं? इस समय काफी ज्यादा मेडिकल टफ किया जा रहा है बिहार पुलिस का, ये वाली बात याद रखना। लेकिन और लोगों की तरह नहीं मने यार, यानी कि चश्मा थोड़ा लगाते हो तो चल सकता है, लेकिन कलर विजन जो होगा, कलर ब्लाइंडनेस जो होगा, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, ठीक ना। यानी कि
हो रहा है, टफ आपको हो रहा है, आपको दे रहा है, री मेडिकल भी दे रहा है बहुत जल्दी ही। यहाँ पर देखो संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री के उत्तरदायी होते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं मंत्री उत्तरदायी होते हैं, लेकिन देना और मतलब समझ लो बात खत्म। मंत्रिपरिषद जो होते हैं संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री उत्तरदायी होते हैं, ये आपको देखना है। देखो मंत्री उत्तरदायी होते हैं यानी कि एक मंत्री की बात कर रहा है, ठीक। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री दे रहा है आपको, संयुक्त रूप से नहीं दे रहा है, ये राष्ट्रपति के प्रति हो जाएंगे, यानी व्यक्तिगत रूप से ये दे रहा है, ठीक। व्यक्तिगत रूप से देगा तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये देता कि संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, या संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति आप लोग लगा लेना। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही आपको, देखो राष्ट्रपति के द्वारा आपको नियुक्ति भी किया जाता है उनका। ये देखो क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि प्राप्त की वह, देखो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की अधिकार है, न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाए। देखो न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं भैया, न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं, ये नहीं हटा सकते हैं। अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 352, 356, 360 इनके पास दिया हुआ है शक्ति, बट यहाँ पर देखोगे ये नहीं कर सकते, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति इनके पास नहीं है। 62 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, बहुलवादी विचारधारा के समर्थन है, बहुलवादी जो विचारधारा है ये किसका समर्थन है, लगाओ क्वेश्चन नंबर 63 लगाओ। बहुत अच्छा, बहुलवादी विचारधारा का समर्थन आपको बताना है, क्या दिक्कत है भाई। बहुलवादी विचारधारा, देखो बहुलवादी जो विचारधारा था ये संप्रभुता को खंडन कर देता था, और जब संप्रभुता को खंडन करता है, संप्रभुता को खंडन करता है तो राज्य के अधिकारों को सीमित करने का ये हो जाएगा, वर्गहीन और राज्यविहीन समाज का नहीं, राज्य के अधिकारों को सीमित कर देने का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलवादी विचारधारा जब समर्थन करती है राज्य के अधिकारों को समर्पित आपको सीमित करने का, क्योंकि आप देखोगे ये संप्रभुता पर ही सीधे वार करता था, कौन, तो बहुलवादी। एकलवादी के सीधे आपको विपरीत ये देखने को मिलेगा। इसके आंसर क्या लगाओगे तुम लोग, सी लगा रहे हो कि बी लगा रहे हो। देखो बहुलवादी परंपरागत संप्रभुता जो है ये आपको क्या कहा जाता है, इसे विचारधारा है जो कि एकल सिद्धांत के रूप में आपको स्वतंत्र बनाता है। देखो बहुलवादी विचारधारा क्या कहता है, राज न तो श्रेष्ठ है, मतलब कि सबसे ऊपर भी नहीं है, और राज संप्रभु भी नहीं है, और न ही आपको राज्य कानून की आज्ञा के सर्वोपरि है, मतलब राज्य को ही इसमें आपको ये काम खत्म कर देता है, ठीक। तो ये चीज हो जाना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए, राज्य के अधिकारों को सीमित करने का हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस पर, मतलब कि राज्य के बारे में जो चीज बताता है ना वो चीज ये चीज करता है, ठीक। राज्य के बारे में बहुलवादी जो देखता है सीधे खंडन कर देता है जो भी अधिकार है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 64 देख लो, निम्नलिखित में से किस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार देखोगे नहीं करता। आर्मी वाला जो भी मामला आएगा, सैन्य मामले में देखोगे सैन्य मामले हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी और सब मामले में तो अपील कर ही सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 देखो, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, किस वाद में कहा गया है, ठीक। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बेरुबारी विनियन में आपको देखिएगा केशवानंद भारती में तो ओबीसी सी बात हिस्सा था, इसलिए आप देखिएगा केशवानंद भारती कह देता है संविधान के आत्मा भी कहता है, यानी संविधान के आत्मा भी बोला जाता है आपको, किसको, तो ये आपको प्रस्तावना को, और प्रस्तावना को आप देखिएगा कि कुंजी के रूप में भी जाना जाता है संविधान का। तो ये केशवानंद भारती केस तो आपको सबसे बड़ा बेंच जो बैठा था 1973 में 13 जजों का, उसमें तो ये बात हो गया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और मतलब संविधान में संशोधन कर सकते हैं और मूल आत्मा में नहीं संशोधन कर सकते हैं, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का आपको यहां से सिद्धांत निकल कर आया। साथ में यह भी कहा कि आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन ये क्वेश्चन दे रहा है कि कौन बोला था, तो बेरुबारी जो मामला आया था यूनियन वाला, इसमें आपको कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, जो कोई वित्तीय बिल है ये कहां प्रस्तावित होगा, वित्तीय बिल हुआ या आपको धन विधेयक हुआ, ये जो प्रस्तावित होता है ये कहां पर होता है, ये आपको लोकसभा में होता है। देखो बेरुबारी में नहीं माना गया था और केशवानंद बारी में माना गया था, इसीलिए फिर देखोगे कि 1976 में आपको संविधान में संशोधन कर देती है, इंदिरा गांधी का राज उस समय रहता है तो संशोधन होता है, ठीक। कोई वित्तीय बिल जो प्रस्तावित हो सकता है ये आपको केवल लोकसभा में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन 67 देख लो, क्वेश्चन नंबर 67,
भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सो भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसका वर्णन आपको कहां मिलता है? सो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का जो वर्णन मिलता है ये आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 संविधान के भाग आपको 3 जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपको इसमें मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, पंचायती राज विषय है। सो पंचायती राज देखोगे ये विषय किसका है? तो पंचायती राज सबसे पहले जो लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में यह लागू किया गया। पंचायती राज जो है इसे संवैधानिक दर्जा दो दिया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में आया था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक, तो पंचायती राज देखोगे ये राज सूची का विषय है और राज्य सूची का विषय है, राज सूची का विषय है। और ये देखोगे आपको अनुसूची 11 में मिलेगा। ये भी देखिए भाग 9 में इसका वर्णन मिलता है। टोटल 29 सब्जेक्ट दिया गया है इस पर आपको कानून बनाने के लिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ को टोटल 29 सब्जेक्ट दिया गया है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, 2000 में बिहार में बनाए गए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य क्या होगा? एक्यूरेट लिखना है कि उस समय कितना था और फिर बिहार विधानसभा का सदस्य कितना होगा, ये एक्यूरेट आपको बताना है। ठीक, ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 69 लगाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है राहुल जी आपकी बात को समझ लिया गया है। ठीक, और आपको चिंता करने की जरूरत तनिक भी ना है, तनिक भी मत सोचिए, सबको ऐड कर दिया जाएगा, चिंता करने की तनिक भी जरूरत ना है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 243। अभी भी कितना है भैया? 243 ही है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है बिहार में। यानी राज्यसभा 16 है, लोकसभा 40 है, राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के बारे में बताता है? ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए देखिएगा ये डीपीएसपी में देखिएगा, डीपीएसपी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो होगा राज्य के नीति तत्व जो कि संविधान के भाग कितना मिलेगा? 4 में मिलेगा। 4 में भैया ये मिलेगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद देखोगे 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन मिलेगा और यहां पर आप देखोगे ये 40 में क्या दिया हुआ है? 40 में ही ये बताया गया है कि राज्य के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन, ये हो जाएगा बी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ क्या होता है? न्यायिक पूर्वालोकन अमेरिका के संविधान में भी है, आप लोग जानते हैं, और न्यायिक पूर्वालोकन का आपको बताना है अर्थ क्या होता है। न्यायिक पूर्वालोकन यानी पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन जिसे बोला जाता है, शॉर्ट में आदमी पूर्वालोकन बोल देते हैं, ये न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, तो न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब कि न्याय फिर से देखेगा ये बात सही है कि नहीं है, यानी कि जो कानून बनाए हैं आप उसको राज्य कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर सही नहीं होगा तो, यानी कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये आपको कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन। डी हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 72 देख लो, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? राज्य पुनर्गठन आयोग जो सिफारिश किया था उसमें आपको बताना है कि बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना बच गया था। यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में दे देता हूं। ठीक, देखते हैं तुम लोग, आपको होमवर्क भी होना चाहिए ना कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसके आंसर 72 का तुम लोग लगाना, ऑथेंटिक आंसर लगाना। ठीक, मैं देखूंगा, आप लोग देखो यहां पर, यहां देखो, ये देखो लो। अरे बिहार, जब देखो बिहार 1912 में भी अलग हुआ था जब उसके साथ उड़ीसा था। बिहार अलग अलग हुआ, जैसे बंगाल से 1912 में बिहार अलग हुआ था जिसके साथ उड़ीसा था। फिर देखोगे बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था 1936 में। फिर बिहार से 2000 में झारखंड अलग हो गया था, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर देखो एक कल्याणी राज्य के निर्देशक आदर्श है। कल्याणी राज्य के बारे में आपको देखिएगा, एक कल्याणी राज्य डीपीएसपी में मिलेगा, यानी डीटीपी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति तत्व में आपको मिलेगा ये, यानी कि कल्याणी राज्य के बारे में डीपीएसपी मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा के स्पीकर है इसका निर्वाचन होता है, बताओ। तो लोकसभा के आपको जो स्पीकर होते हैं यानी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, यानी संसद के सभी सदस्य नहीं होते भैया, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, और लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा नहीं, सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लो, सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा? सभापति और उप सभापति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सभापति क्या कौन अध्यक्षता करेगा, यह आपको बताना है।
राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा राष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? वही आपको महाभियोग लगाकर। और महाभियोग कौन लगाता है तो कौन हटा सकता है? तो ये आर्टिकल 61 के तहत संसद हटा सकता है महाभियोग लगाकर। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लो, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कोई भी आपको बताना है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है? तो ये आसीन रह सकता है कितने दिन तक? आपको बताना है 6 महीने तक। 6 महीने तक भैया मंत्री बन सकते हो, राज्य में भी और आपको जो केंद्र है वहां पर भी, लेकिन 6 महीने के अंदर फिर आपको क्या होना पड़ता है? सदस्यता लेना पड़ता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो 78 देखो, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जो भारत के प्रजातंत्र है ये किस तथ्य पर आधारित है? लगाइए क्वेश्चन 78 लगाइए, क्या दिक्कत है? भारत की जो लोकतंत्र है या भारत की जो प्रजातंत्र है ये किस तथ्य पर आधारित है? संविधान लिखित है नहीं, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार दिया गया है। भैया ये तो बात एकदम सही है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 78 के आंसर सी हो जाएगा। एक समय आता है हम लोग वोट डालने जाते हैं और उस समय हमारे हाथों में रहता है अधिकार वोट का, और हम उस समय सरकार को बदल सकते हैं अगर हम सरकार से खुश नहीं है या सरकार के कामों से हम संतुष्ट नहीं है। तो क्वेश्चन 79 देखिए, राज्यों की विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्य की विधानसभा, विधान परिषद देखो, विधानसभा नहीं, विधानसभा देते तो 60 हो जाता है। विधान परिषद जो होता है मैक्सिमम हो सकता है 1/3 जो उस राज्य में विधानसभा है, और अगर मिनिमम की बात करें तो ये 40 होता है। यानी मिनिमम जो होगा विधान परिषद का 40 होगा। हमारे यहाँ विधान परिषद में बिहार में देखो जी, इसे टोटल 6 अभी विधान परिषद है पूरे भारत में देखा जाए तो वो बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आपको तेलंगाना होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, अगर बिहार में सीट देखा जाए तो 75 है, न्यूनतम 40 हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अथवा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, यानी बहुदलीय जब निर्वाचन आयोग गठन किया गया था तब मन में यह भी आया था कि अगर इन दोनों के तीनों के बीच में अगर देखो एक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य होते हैं। ठीक, अब अगर उनको झगड़ा हो जाता है या अगर ये बात होता है कि किसका बात माना जाए तो वो बहुमत के आधार पर होता है, यानी कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसे भी याद रखिएगा जो भी आपको इनके बीच में मतभेद होता है। तो 80 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ये बताओ, क्वेश्चन लगा लो। तो 1961 में देखोगे 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, और 1961 में पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था यह दहेज निरोध आपको विधेयक के लिए बुलाया गया था। दहेज निरोध विधेयक के लिए बुलाया गया था। इसके आंसर क्या था? ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। इसके आंसर 81 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? यानी इसमें से कौन सा प्रस्ताव जो है लोकसभा में आता है? तुम लोग कहोगे कि ये कहां से क्वेश्चन आता है? ऐसा ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में 12th लेवल पर जो एग्जाम होता है उसमें यूपीएससी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठाकर डाला था। ये महज चिरकुट है। ठीक ना, क्या किया जाए? लड़कों पर एक तो प्रताड़ना का ही एक समझो इस पर आरोप लगाना चाहिए। बिहार पुलिस के साथ ऐसे मजाक बना देता है ना, पता नहीं किस आईएएस के पास, किस पीसीएस, कितना पढ़ल लिखल के पास बिहार पुलिस का पेपर भेजा जाता है। ये क्वेश्चन दरोगा लोग को पैंट ढीला हो जाएगा क्वेश्चन दे दो बनाने के लिए। ठीक, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर पूरा तुम लोग डिटेल एनसीईआरटी के साथ साथ लक्ष्मीकांत नहीं पढ़े हो तो तुम घंटा नहीं ये क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक, ये बात ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन देता है सीएसबीसी, एकदम चिरकुट आयोग है। क्या बोला जाए उसको? जितना बोला जाए सबसे कम है। ठीक ना, एक तो अपने एक क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा 5 गो क्वेश्चन तो उनका सूसू नहीं निकलेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, और लड़कों पर जुल्म करते हैं नालायक लोग। निंदा प्रस्ताव आ सकता है, स्थगन प्रस्ताव आ सकता है, ध्यान आकर्षण हो सकता है, अविश्वास आ सकता है। बताओ इसमें से कौन कौन होगा? तो ये निंदा आ सकता है और अविश्वास आ सकता है, स्थगन प्रस्ताव आ सकता है। जब महत्वपूर्ण कोई विषय आता है तो स्थगन प्रस्ताव आता है। ठीक, तो एक आपको 3 4 आ जाएंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। 82 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लो, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को बताना है कब अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 आपको लगाना है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। हमको ये ना समझ में आता है कि बिहार पुलिस के जो 12th लेवल पर एग्जाम कौन चिरकुट सिलेबस बनाया उसका। केवल दुनिया के सबसे बड़ा चीज था कि बिहार पुलिस को आइंस्टीन से भी ऊपर बनाना चाहता था। यानी बिहार पुलिस जो बंदूक के साथ साथ दिमाग में बुद्धि भी वैज्ञानिक वाला लेकर घूमे। यानी समझ रहे हो, ये एक तरफ से कहा जाता है ना कि हम लोग चोरी का बढ़ावा नहीं देते। चोरी 2 तरीका से होता है। अगर किसी का खाना तुम बंद कर दोगे ना तो अपने आप ही आकर या तो गृह युद्ध हो जाएगा या चोरी करने लगेगा। यानी कि उसको दो। सरकार की तरफ से क्या काम होता है? सरकार अगर जनता है तो सरकार का काम होता है कि उसको उसका ख्याल रखे। यानी हम लोग टैक्स पेयर है तो हम लोग का ख्याल भी रखे। यानी हम अगर ज्यादा पैसा कमाते हैं तो हम टैक्स देते हैं ज्यादा, तो हो सकता है कि हम टैक्स आपको टैक्स देते हैं तो गरीब को उसका भला होना चाहिए, पैसा देना चाहिए, गरीब को भी
भला होना चाहिए। ये चिरकुट ऐसा चीज है, ये पता नहीं कैसा आयोग है और कैसा आयोग का गलती इसमें क्या है, आयोग का कोई गलती नहीं है, ये चिरकुट मंत्रालय का गलती है कि क्या कौन मंत्रालय वाला ये बना कर दे दिया कि 12th पर आपको भर्ती लिया जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और दौड़ भी इतना कमांडो वाला लिया जाएगा। हमको तो समझ में ना आता है, नालायक सब पगला गया था, दिमाग कभी कभी इतना खुन्नस हो जाता है ना कि बताओ ये आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन तुम उठा कर डालोगे बिहार पुलिस में तो कहां से लड़के बनेंगे, यानी कि बढ़ेंगे तो दिमाग चाहना चाहिए, आईपीएस का कमांडो लेवल का तुम्हारा ट्रेनिंग होना चाहिए, चुपचाप रोड पर ड्यूटी लगाओगे वो डंडा देकर, गोली बारूद दोगे चलबो ना करेगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसके आंसर क्या हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन दो, क्या दिक्कत है भैया, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था, अपनाया भी संविधान सभा ने था, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84, पंचायती राज विषय है, बताओ पंचायती राज किसका विषय है, बताओ पंचायती राज किसका विषय है आपको बताना है। तो पंचायती राज जो विषय है यह राज्य सूची का विषय है, ये याद रखिएगा। क्या करेंगे सर, वो भी अपने आप में एक स्टेट है, वो अपना नियम कानून बना सकता है, सीएसबीसी पर आप कुछ नहीं कह सकते। एकदम सही बोल रहे हो भीम कुमार, लेकिन हम उतना भी नहीं है गूंगी गुड़िया वाला हाल चीज ना कि हम नहीं बोल सकते। बात यहाँ यह है कि हमारा अधिकार होता है कि हम आपको जो क्रिटिकली एनालिसिस किसी का चीज का कर सकते हैं, इतना अधिकार हमको भी दिया हुआ है संविधान ने, इतना अधिकार हम भी जानते हैं कि किस पर उंगली उठा रहे हैं, किस हद तक उंगली उठा रहे हैं। एक मुझे बात बताओ, आप बोल दिए कि वो एक प्रकार का आयोग है, आयोग का काम क्या होता है, भर्ती कराना, सिलेबस कौन बनाता है, आप खुद ही सोचो, सिलेबस नियम कौन बनाता है, सीएसबीसी बनाता है। आप लोगों के दिमाग में एकदम समझ लो कि ये गलत चीज है, सीएसबीसी नहीं बनाता है सिलेबस, सिलेबस बनाता है आपको मंत्रिमंडल जो बनाता है, यानी कि बिहार के मंत्रिमंडल ने सिलेबस ये पास किया है। तुमको क्या लगता है, सिलेबस पास किया है, ये फिजिकल जो होता था पहले ऐसे थोड़े ना होता था, एग्जाम ऐसे नहीं होता था। 2017 में ये लोगों पर जुल्म ढाया गया है, ठीक, ये जो जुल्म उठाया गया है 2017 में लड़कों पर ढाला गया, ये 21,000 जो भर्ती तुम ला रहे हो और 12th का अगर सिलेबस घुसाड़ दोगे तो समझ रहे हो आधा से अधिक लड़का, आधा से क्या 75% लड़का 300% स्कोर नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा है। तो तुम ये चीज समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक। पंचायती राज जो विषय है ये कौन है, ये राज सूची का विषय है, किसका है, राज सूची का विषय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक तो अपने बेटा को नालायक बेटा होगा वो मंत्री बनेगा, ठीक ना, मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, लेकिन हमने जैसा पढ़ल लिखल या हमने के जो चिलवा है पढ़ल लिखल वो कुछ नहीं बनेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बनोगा कांस्टेबल बनेगा। वो कांस्टेबल बनने के लिए सब एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो जाएगा। एगो देख रहे थे कि बोल रही थी कि हम बिहार पुलिस बने हैं, हम एनसीईआरटी पढ़कर बने हैं। भैया तू बिहार पुलिस कहीं के लिए बनी, तू दरोगा बन जाती जब एनसीईआरटी इतना ही पढ़ने में तो तेज थी। तो अरे बोलना कि साफ साफ आंसर किया गया था, चेप दिए थे इसलिए अभी आके डीलिंग दे रहे हैं। डीलिंग भी देना बहुत मतलब एगो कहीं बोले, ठीक। ये बोल रही है अगर वो देख रहे थे, वो वीडियो भेजी थी बिहार पुलिस में है सर जी, ये वीडियो जो है ये देख लीजिए, हमने वीडियो बनाया था। हमने कहाँ बनाया था, ये मोटिवेट है, डिमोटिवेट कर रही हो। एनसीईआरटी पढ़ो बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए, उससे बढ़िया है कि दरोगा बनने के लिए पढ़ो। दरोगा भी मत पढ़ो भैया, आईएएस पीसीएस बन जाओ, जब एनसीईआरटी 11 12 का पढ़ना है तो अजीब हाल है तुम्हारा। अरे 10th पर एग्जाम लो, कायदे से एग्जाम लो, लड़के मिल जाते हैं। फिजिकल इतना हार्ड है, 10th पर लो, फिजिकल भी हार्ड कर दिए, रिटन भी हार्ड कर दिए, एकदम समझ में ना आता है, इसीलिए कोई नहीं इसमें हाथ डालता है। देखो इससे पहले कोई टीचर बहुत कम बिहार के हाथ डालते थे, अभी 21,000 भर्ती देखे तो हुआ गए, एकदम खखुआ गए हैं कि हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, जो कि जनबो ना करते हैं बिहार पुलिस में होता क्या है। सब लोग अपना मोटर ही खोलकर रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत का समर्थक है। राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत का है स्पिनोजा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। आगे ये नहीं देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 के आंसर सी हो जाएगा। 85 के आंसर सी लगाना। ये क्या कह रहा है, ये ध्यान से क्वेश्चन आपको देखना है। ये बोला निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत के समर्थक है। अपने हाइमर हो जाएंगे सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। देखो ये थे समर्थक, इसलिए मैंने समर्थक इसका लगाया, ठीक। एनसीईआरटी निकाल कर देखोगे, पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। अब बताओ ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है तुम लोग पढ़े होगे। हम ग्रेजुएशन किए हैं, पॉलिटिकल साइंस से हम पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़ते थे, दिमागिया चक्र याद जाता है, उतना दिन हो गया पढ़े हुए। ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए लड़कों से 12th क्लास का। ये 12th क्लास के क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी 12th वाला सिलेबस से पूछा हुआ है। ये क्या पूछा हुआ है, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है। दार्शनिक विधि क्या है, यानी कि फिलोसफी वाला विधि जो बताना है, यानी कि संविधान का अगर तुम करोगे दार्शनिक विधि तो कौन करोगे, तो एक दूसरे के संविधान का तुलना कर करोगे। तुलना ही ना कर सकते हो, या तुलनात्मक विधि से तुम अध्ययन कर सकते हो, ये दार्शनिक विधि है। यानी अमेरिका के संविधान का हम लोगों में तुलनात्मक अध्ययन था, यानी तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र पढ़ना था, ठीक। तो उसमें आपको क्या होता है वो आपको देखा जाता है। तो प्राकृतिक में तुलनात्मक, अब इसमें से बहुत से क्या बता रहे हैं, बहुत से लगा रहे हैं इसमें प्राकृतिक के निगमनात्मक लगा रहे हैं, यानी ये तो सुने भी नहीं है बहुत से लोग। इसके आंसर क्या लगाओ, सी लगा दो। यानी बहुत से कॉपी बहुत से बुक वाले भी क्या करते हैं, अनहरिया आंसर टाइप कर देते हैं। हमको समझ में ना आता है कि वो लोग देखबो करते हैं कि अनहरिया। क्वेश्चन नंबर 80 से भी देखो, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार मानव दुर्व्यवहार को निषेध करता है। मानव दुर्व्यवहार मतलब कि बालक शर्म, ऐसा क्वेश्चन देगा तो लड़का सब लगाइयो लेगा, एकदम जुल्म करता है। हम कहीं बोले, मतलब हम तो हमारे हाथ में रहता तो हम बहुत कुछ बोल देते, मुंह में रहता तब पर भी बोल देते, लेकिन क्या करोगे, हम लोग उठा के जेल में डाल देगा लोग, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को आपको बताता है, मानव दुर्व्यवहार को बताता है, बताओ क्वेश्चन।
क्वेश्चन बताओ, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार मूल अधिकार को दुर्व्यवहार से संबंधित शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखोगे ये चीज हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी मानव दुर्व्यवहार। देखोगे बालक श्रम, बल श्रम, बाल श्रम, बाल श्रम, देखो बालक बल श्रम दोनों होता है। बालक श्रम मतलब बलपूर्वक श्रम, बलपूर्वक श्रम जिसे बालक श्रम बोला जाता है। बल उसे बालक श्रम से अलग रखना, एक होता है बालक, एक होता है बल। बलपूर्वक श्रम को बालत बोला जाता है, बालक नहीं बालत, तो से तबला वाला बालत, बालक श्रम यानी कि जोर से आपको कोई भी देखो पहले बिगारी कराया जाता था, किसी को भी आपको जो जोर जबरदस्ती अपने घर में रखकर मजदूरी कराया जाता था, उसे कहा जाता है बालक श्रम, बलपूर्वक श्रम कराया जाता है। ठीक, एक होता है बालक श्रम, बालक श्रम मतलब आर्टिकल 24, बालक श्रम मतलब आर्टिकल 23, बलपूर्वक श्रम आर्टिकल 23 में हो जाता है। ठीक, यानी बालक हो जाएगा, बालक आर्टिकल 24 यानी कि बालक श्रम, बालक वाला जो 2 वर्ष से कम वाला, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही क्या होता है, अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उनको कार्यालय से निपटाया जा सकता है। ठीक, ये बताना है, उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो ये बताना है ये कैसे हटा सकते हैं, इनको कैसे हटा सकते हैं, यानी उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, बताओ। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर भारत के मुख्य यहाँ पर क्या होगा, संसद के दोनों, देखो संसद के दोनों आपको सदन पहले पारित करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति साइन करते हैं लास्ट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सेम आंसर का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लो, विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता संपन्न हुई थी, जो संविधान सभा जो है इसके प्रथम आपको अधिवेशन की अध्यक्षता आपको हुई थी, आपको बताना है। तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता संपन्न हुई थी ये सच्चिदानंद सिन्हा के का, सच्चिदानंद सिन्हा की। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तुम लोगों को मजाक लगता है ना, तुम लोग मजाक में समझो, तुम लोग को एकदम बता रहे हैं कि बिहार पुलिस से बिहार दरोगा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो 12th वाला का एग्जाम होता है उससे हम बात करें, 10th वाला से नहीं। ठीक, बहुत ही आसान है। कभी भी तुम लोग जो भी ये ज्यादा डीलिंगबाजी करेगा, हम जान रहे हैं बहुत से लोग डीलिंगबाजी करते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत से डीलिंगबाज निकल जाएंगे, अरे ऐसा नहीं होता है सर, बहुत इजी होता है, अरे चिरकुट मर जाएगा पेपर निकालने में, 45 क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, तुमको क्या पता है, बिहार पुलिस का प्रेशर झेलो कभी। ठीक ना, वो तो लड़का कहोगे कि फिर कैसे पास हो जाता है, कैसे मिल जाता है, तो देख लो, खुद ही उठाकर देख लो कि एक शिफ्ट से 22,000 लड़का पास हुआ और एक शिफ्ट से 8,000 भी लड़का नहीं पास हो गया। तो क्या लगता है कि एक शिफ्ट में बहुत आइंस्टीन भर गया था, एक शिफ्ट में लोल भर गया था, ऐसा थोड़े ना होता है। अरे ऐसा होता है कि उसको आंसर की मिल गया था इसलिए पास हो गया, जिसको आंसर की नहीं मिला बेचारा कहां से पास हुआ, जिसको मिला वो पास हुआ, ये चीज होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। सब ये खुलम खुल्ला है। इस समय चेयरमैन बदले हुए हैं सीएसबीसी का, कुछ उनसे उम्मीद है और उम्मीद इसी एग्जाम से देखने को मिलेगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी तौर पर संविधान सभा की अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1946 को, और फिर के बाद आपको राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर अध्यक्षता करने के लिए 11 दिसंबर 1946 को बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ये भी याद रखिएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर देखो क्वेश्चन यहाँ पर 90 देख लो, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की, राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। बहुत से ऐसे लड़की लड़का है, मेरे भी आपको देखे होंगे, मेरे से पढ़े हुए हैं, बहुत से ऐसे लड़का लड़की हैं जो कि बिहार पुलिस नहीं निकल पाया, बिहार दरोगा बन चुके हैं। बिहार पुलिस से बार उनसे नहीं निकला, लेकिन बिहार दरोगा 2 बार 3 बार निकाल चुके हैं, नहीं निकला एक भी बार, सच्ची बता रहे तुम लोगों को, 3 बार एग्जाम दिए, 3 बार में एक को नहीं निकला, अब बिहार दरोगा हर बार निकाल लेते हैं। तो समझ सकते हो, इसी से अंदाजा लगा लो कि बिहार पुलिस में इंग्लिश पूछता है। भैया बताओ, इंग्लिश का पूछने की जरूरत है बिहार पुलिस में, इंग्लिश कहाँ जानने की जरूरत है, ऐसा बेचारा कांस्टेबल इंग्लिश में थोड़े ना लेटर लिखेगा, इंग्लिश ऐसे ही दूर भागता है। ये तो जुल्म होता है भैया, इसे चोरी को बढ़ावा दिया जाता है। मैंने बोला ना, ये चोरी को बढ़ावा देने का 2 कारण होता है, एक तो शौक से होता है, एक होता है कि बेचारे पर जुल्म इतना कर दो कि वो चोर बन जाता है, तो जुल्म किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, लड़कों पर जुल्म है और कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखो, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता थी, अशोक मेहता समिति, 2 स्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया था, अशोक मेहता समिति। 90 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में, ये 2 स्तरीय पंचायती राज को आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, भारतीय संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है, ये बताओ। केंद्रीकृत प्रवृत्ति है यानी केंद्र सशक्त है, यहाँ पर तो केंद्र सशक्त होगा तो आइवर जेनिंग्स हो जाएंगे, ये इसके आंसर क्या हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स हो जाएंगे। केंद्र सशक्त बोल रहा है भैया ये तो, ठीक, केंद्र सशक्त मतलब मजबूत है, ओबीसी से बात है, कनाडा वाला मॉडल हम लोग अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख लो, ये देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका प्रारूप जो है इस किस सम्मेलन में आपको बनाया गया था, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो हो गया सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93 देख लो, ये देख लो, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो मैं आपको इसके बाद वाला जो सेट कराऊंगा रिवीजन, उसमें तुम लोगों को याद दिलाना, हमको एक इंटरेस्टिंग कहानी तुम लोग को बिहार पुलिस लड़की के बारे में बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताएंगे, आंखों देखा कहानी मैं बताऊंगा, बस याद तुम लोग दिलाना, ठीक। आंखों देखा मैं अपने साथ जो हुआ है वो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो प्लीज आप लोग जब सेकेंड वाला स्टार्ट करेंगे तब, अभी फर्स्ट वाला निपटारा कर लेते हैं, ठीक। यहां पर देख लो,
भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, ये बताना है। प्रारूप समिति जो थे ये इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। 7 सदस्यीय कमेटी थी प्रारूप समिति, इसकी अध्यक्षता किए थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप तैयार कौन किए थे, बी.एन. राव ने तैयार किया था। क्वेश्चन 94 देख लो, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। यही कैग जो हुआ, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, आपको राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, ये देख लो कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, ये आपको बताना है। देखो, संघात्मक व्यवस्था होगा तो इसमें क्या होगा, प्रांतीय सरकार की सुरक्षिता होगी, यानी प्रांतीय सरकार की सुरक्षिता होगी। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि आपको देखो लिखित संविधान होता है। संघात्मक आपको देखोगे संघात्मक में क्या होता है, फेडरल में क्या होता है, संघात्मक में फेडरल में एक चीज आपको देखने को मिलता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र प्रांत और उससे भी स्तर के नीचे होगा तो उसमें आपको शक्ति बंटवारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96 देख लो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ये देखो घुमा घुमा कर बार बार क्वेश्चन देता है, इस बार भी क्वेश्चन दे देता, इस बार भी 14 तारीख को क्वेश्चन दे दे, क्या बढ़िया है, क्या है मतलब दे दो जब तुम बार बार दे रहे हो। तो न्यायाधीश को पदच्युत किया जाता है दोनों संसद के दोनों सदन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई भी हाल में तुम लोगों को अपना रिजल्ट बना लेना है, ठीक ना। 21,000 प्लस भर्ती है, उसमें से सबसे ज्यादा होना चाहिए तो स्टडी मोड के स्टूडेंट को होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। यानी पताका इस बार लहरेगा, ठीक, पताका लहरेगा स्टडी मोड के स्टूडेंट के द्वारा, क्योंकि अभी से आप लोग तैयारी में अपना लगे रहना। ठीक, बैच ज्वाइन कर लो और बैच ज्वाइन करके तैयारी में अपना लगे रहना। तैयारी में नहीं लगोगे तो फिर चूक जाओगे, और इस बार चूकोगे तो 2 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। उम्र में आपको फिर 2 साल बुढ़वा हो जाओगे। ये देखो बजट की अवधि होती है भैया, बजट 1 साल में एक बार प्रस्तुत किया जाता है, वार्षिक होती है, बात खत्म करो। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। राजकोषीय नीति जो संबंध है यह सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित है। सरकारी राजस्व और व्यय से राजकोषीय नीति का संबंध है। ठीक, क्वेश्चन 99 लगा लो, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय कौन लेता है भैया। जिस पे दल बदल होगा, यानी कि दल बदलू जो हुआ था 10वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये हुआ था। राजीव गांधी की सरकार का दल बदलू वाले को क्या किया जाता है, आया किसी से बोला जाता है ना, आया राम गए राम। ठीक, ये जो होगा भारत में दल बदलू जो संबंधी मामले वाला होगा, ये बताना है। ये जो होता है आपको सदन के जो भी उस सदन के अध्यक्ष होते हैं या उस सदन के सभापति होते हैं वही अंतिम निर्णय लेते हैं सदन के अध्यक्ष द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 लगा लो, सभी अनुसूचित बैंकों का किसके साथ पंजीकृत होना है। सभी अनुसूचित बैंकों को कौन होता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक या बैंकों का पापा बोलो किसको कहा जाता है, ये आरबीआई हो जाएगा। तो आरबीआई को सभी अनुसूचित बैंकों को क्या करता है, पंजीकृत होना ही पड़ता है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आरबीआई देखोगे इसका मुख्यालय कहां पड़ता है, बंबई में पड़ता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो 100 क्वेश्चन अब खत्म हुआ, थोड़ा आपको सांस ले लो और अपना स्कोर बता दो क्या हुआ तुम लोगों का स्कोर। ऐसे ही बने रहो।